गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई क्लास 10, आईसीएसई क्लास 10 एंड आल्सो फॉर सीबीएसई आईएससी क्लास 12 एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर कंप्लीट एग्जामिनेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। Now, what is the definition of electric charge in NCERT board? Electric charge क्या होता है? सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया है, it is property of matter. It is a property of matter. ये किसी भी मैटर का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है, किसी भी मैटर का ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच इट, मतलब जो मैटर होता है, इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। बोला कि जैसे यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, अब कि ये एक मैटर रखा हुआ है और इसके अंदर कोई भी आपका चार्ज है, ठीक है। तो अब ये चार्ज क्या है, इस ए की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, इस ए की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इस ए के आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, ड्यू टू व्हिच इट अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज, जिसकी वजह से क्या करता है, इस ए के आसपास जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये इस पे क्या करता है, ये इस पे एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स आपका रिपल्सन भी हो सकता है या फोर्स वो आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ओवरऑल चार्ज हमारा क्या होगा, ओवरऑल चार्ज को बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या करता है, वो मैटर किसी दूसरे मैटर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। कंडीशन होना चाहिए कि ये दूसरा मैटर भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वही चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे हमारा फोर्स लगाता है। फोर्स कैसा हो सकता है, तो आपका अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। ओके, चार्ज का एक और डेफिनेशन जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स, जिसकी वजह से क्या करता है, चार्ज, इट किसके लिए, चार्ज के लिए, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात को आप ध्यान समझिएगा कि चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या क्या होता है कि फोर्स लगता है। किस पे फोर्स लगता है, चार्ज पे फोर्स लगता है। जब आप चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, जब हम इस चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो फील्ड जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट से मिलकर बना हुआ है, तो जैसे इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगता है। तो कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सेकंड डेफिनेशन ये था। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच चार्ज अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। अगर इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे चार्ज है ए, अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा पार्टिकल लाऊं और इसका चार्ज कितना हो, चार्ज 0 हो, मतलब ये क्या है, अनचार्ज हो, तो ये जो चार्ज होगा किसी अनचार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा पाएगा। इट कैन नॉट अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर अनचार्ज पार्टिकल। ये किसी भी अनचार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा पाएगा या उस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा पाएगा जिसका चार्ज 0 हो। ये किससे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा, ये केवल और केवल चार्ज पार्टिकल पे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा रहा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, COULOMB। इसका जो यूनिट होता है कूलम्ब होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻90।
ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ यूनिट लगा देंगे कूलाम। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आपकी स्मॉलेस्ट चार्ज की। इस बात को ध्यान रखिए, मतलब इससे छोटा चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अनटिल देयर इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन। जहां अब इसके बाद हम थर्ड चीज देखें कि चार्ज कितना टाइप का होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका होता है दो टाइप का होता है, यहां इसके दोनों टाइप बना देते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। जो इसका पहला टाइप होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब पहला चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में आपने पढ़ाई है जूनियर क्लासेस में, आपका आता है इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कैटायन आता है, सॉरी एनायन आता है। वही जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में आपका प्रोटॉन आता है, और प्रोटॉन के साथ आपका क्या आता है, कैटायन आता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें क्या ध्यान रखना है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन विल ऑलवेज बी इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा हमेशा वो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। बराबर क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि पोलैरिटी दोनों की अलग अलग है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन क्या होता है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है और इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा कि जो चार्ज, अगर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, और इसकी पोलैरिटी प्रोटॉन की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा कितना होता है, सबसे छोटा चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन पे होता है और सबसे छोटा चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी हमारी अपोजिट होती है। इसी वजह से इन दोनों के आगे हम साइन क्या कर लगाते हैं, अपोजिट साइन लगाते हैं। प्रोटॉन के आगे पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव साइन। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों के मैग्नीट्यूड की, तो ये हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड पोर्शन है और ये भी हमारा प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड पोर्शन है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। ओके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, E। ये हमारा किसका वैल्यू है, ये 1.6, ये हमारा E का वैल्यू है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड E होगा और उसका पोलैरिटी क्या होगा, -E। और प्रोटॉन पे क्या हमारा चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन पे चार्ज इसका मैग्नीट्यूड भी E होगा, लेकिन पोलैरिटी हो जाएगा प्लस। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, ये आपके बहुत सारे बुक में भी ये चीजें क्लियर नहीं किया हुआ है। जो ये E होता है, ये कभी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये कभी भी चार्ज का वैल्यू नहीं होगा। ये माइनस साइन सिर्फ यही दिखाएगा कि चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव है, लेकिन कभी भी चार्ज की वैल्यू से 5 कूलम 6, अगर कोई चार्ज आपके पास दिया है -5 कूलम, तो इसका मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। मैग्नीट्यूड चार्ज से कितना हो जाएगा, 5 कूलम, और माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि चार्ज आपका नेगेटिव नेचर का है। सिमिलरली अगर मैं 1 to -15 कूलम, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या हो जाएगा, +15 कूलम हो जाएगा, और ये प्लस साइन क्या शो कर रहा होगा, प्लस साइन शो कर रहा होगा कि चार्ज का आपका नेचर क्या है, पॉजिटिव। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये तो हमारा चार्ज के टाइप का है। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक हमारा मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल A है और इस A में हमारा क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि A का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज को जो चार्ज का सिंबल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है वो Q होता है। अगर मैं वो बोलूं कि चार्ज A में 5 इलेक्ट्रॉन है तो A के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आप ये कैसे निकालेंगे, Q आप निकालेंगे कि इसमें ये टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज का डबल हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें तो चार्ज कितना टाइम्स हो जाएगा, चार्ज हमारा हो जाएगा n नंबर ऑफ
n नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो जो A पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, जो A पे हमारा चार्ज हो जाएगा QA, Q सिंबल ऑफ चार्ज है, ये हमारा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। और प्लस इसके आगे हम क्या लगाते हैं, मैग्नीट्यूड लगा देंगे, मतलब नेगेटिव साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमारा 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। अगर इसी तरह यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कर देते कि 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो ये तो हमारा चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन पे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे तो चार्ज हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाता है 10 into 1.10⁻⁻⁹ कूलम आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ बोल दूं कि यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता तो इस पे चार्ज कितना होता, तो अगर A पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 2 पे इसका डबल, 3 पे ट्रिपल, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाता है, n नंबर ऑफ टाइम्स होता है। ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा क्या है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर हम करते हैं सॉल्व, तो ये किसकी वैल्यू, ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है और ये वैल्यू हमारी होती है E की वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है E की वैल्यू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं E लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख दिया E, तो ये हो गया n into E, तो ये हो गया Ne और ये हमारा आगे चार्ज का फॉर्मूला। ओके, किसी भी आपके कंपाउंड या मेटल पे कितना चार्ज है वो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर चार्ज। अब हम इसके बाद इसमें हम कुछ मेथड सॉल्व कर लेते हैं। एक हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा एटम क्या होता है, एटम इज, जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है। हमने एक चीज पढ़ा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ओके, सपोज कीजिए कि हमारे पास हमने एक सोडियम एटम ले लिया, तो सोडियम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है। तो जो ये आपको पीरियोडिक टेबल से ध्यान रखना है, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ठीक इसी तरह 11 आपका प्रोटॉन होता है और ये हमारा 11 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, और 11 के इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 11, और इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहां हमने लगा दिया नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास 11 प्रोटॉन होता है, तो जो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज E ही होता है, और 11 प्रोटॉन है तो हमने 11 लगा दिया, पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, हमने यहां पॉजिटिव कर दिया। अब नेट चार्ज कितना होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका जो नेट चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब इसका नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज को हम ऐड करके निकालते हैं नेट चार्ज। तो हमारा 11 इलेक्ट्रॉन प्लस हमारा हो जाएगा 11 प्रोटॉन, ये 11 प्रोटॉन पे चार्ज हमारा ये हो जाएगा और ये दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा और टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एटम हमारा इलेक्ट्रिकली हमारा न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि जो नेट चार्ज होता है, इस बात का ध्यान रखना, इस वर्ड का, जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज 0 होता है, बट एटम पे चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका मतलब ये नहीं कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर इसी तरह हमने एक एटम लिया मैग्नीशियम, तो हमारा मैग्नीशियम में जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 282। मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो हमारे होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी हमारा कितना हो जाएगा, अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी हमारा 12 हो जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा 12e माइनस, और इसी तरह 12 प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा 12e प्लस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 प्लस 12e से माइनस 12e कट जाएगा, नेट चार्ज हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि Mg2 प्लस पे कितना चार्ज होगा, Mg2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 प्लस का मतलब है कि जो Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन ने अपना पोजीशन छोड़ दिया है। Mg2 प्लस आपका कब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का पोजीशन छोड़ देता है, तो जो इस पे क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 12 पहले इलेक्ट्रॉन था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ने अपना जगह छोड़ दिया तो बचा 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा हो जाएगा 12 प्रोटॉन हो जाएगा। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे इसके ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं कि Mg2 प्लस पे चार्ज कितना होगा। इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं। Mg पे प्लस चार्ज कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लें +2,
और एक प्रोटॉन पे चार्ज, और यहाँ +2 आपने चार्ज लिख दिया और यहाँ लगा दिया E, ठीक है, क्योंकि यहाँ +2 है तो +2 और E, और एक प्रोटॉन पे चार्ज हमारा E होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, तो ये। अब आप इसको अगर सॉल्व कर दें, +2 और E पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, तो ये हमारा आ जाएगा Mg2+ पे चार्ज। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको दूं कि Cl- पे कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू कितनी है, -1 है, यहाँ एक माइनस मतलब -1, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो E होता है, तो ये हो जाएगा -1 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसी तरह अब आपके लिए मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एटम है जिसपे X2+ चार्ज है और दूसरा एटम इसमें Y3- चार्ज है। ये आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन, जहां पे आपको बताना है कि X पे कितना चार्ज होगा और Y पे कितना चार्ज होगा इन टर्म ऑफ कूलम। ओके, नाउ टू स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज कंटेन बाय 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना चार्ज होगा। तो इसका सिंपल सा जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमारा कितना होता है E, और इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा -E, ठीक है। अब पूछेगा 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो जो चार्ज ऑन 100 एक पे अगर चार्ज E है तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा -100E, ठीक है। एक पे ये है तो 100 में 100 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -100 × E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻⁷ कूलम। तो ये हमारा हो गया चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन। इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे ऐसे, Q का वैल्यू होता है Ne होता है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा दिया हुआ है 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100, और यहाँ पे E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो यहाँ पोलैरिटी, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं, पोलैरिटी, पोलैरिटी के लिए माइनस का साइन लगा देते, जब इसको सॉल्व करें सेम एक्सप्रेशन आ गया, सॉल्व करने पर यही आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹। ओके, तो इसको आप चाहे तो आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दो ये फॉर्मूला अल्टरनेटिव मेथड का ही प्रोडक्ट है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज में, इस बात का आपको ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या है, कूलम गिवन है, कूलम का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे आप, कूलम, तो आपको क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। आपको पूछा हाउ मच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है, तो यहाँ आपको 10 फाइंड करना है। ओके, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना गिवन है, Q का जो वैल्यू गिवन है वो 1 कूलम गिवन है, ठीक है। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल आप इसको रख दीजिए फॉर्मूले में, Q = Ne होता है, Q का वैल्यू आपको 1 कूलम गिवन ही है, n और E का वैल्यू आपको मालूम ही है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ओके, इस कूलम से ये कूलम कैंसिल हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये -90 यूनिट कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर, ये हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया इतना इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम ऑफ चार्ज में, n का वैल्यू निकाल लीजिए, और n क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम। नाउ अब हम चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अगर हमारे जैसे कोई भी चार्ज हो, सपोज करिए कि एक बॉडी चार्ज है और उसके अंदर Q चार्ज है, अगर ये चार्ज आपका रेस्ट में, अगर ये चार्ज रुका हुआ हो या फिर इसका स्पीड 0 हो, दोनों सेम चीज है, अगर चार्ज अपनी ही जगह रुका हुआ हो या फिर इसका स्पीड 0 हो, तो उस केस में चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करता है। ओके, ये आपको क्लास 11 में पढ़ना है, आपको अभी क्या पढ़ना है, मूविंग चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज अगर रुका हुआ है या फिर इसकी स्पीड 0 हो, तो ये अपने आसपास क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता है, जो हमने पढ़ा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। लेकिन क्या हो, जब ये चार्ज मूव करने लगे,
अगर ये चार्ज आपका मूव करना शुरू कर देता है, अगर यही चार्ज क्यू आपका मूव करना शुरू कर देता है, जिसका अगर स्पीड आप बोले ग्रेटर देन 0 हो या फिर मूविंग चार्ज हो, तो हमेशा मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? व्हेनेवर द चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो जब भी हमारा चार्ज मोशन में होता है, मोशन ऑफ चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का रियल डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में वो है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जिस रेट से फ्लो कर रहा हो या चार्ज जिस स्पीड से फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सपोज करें कि ये कंडक्टर और इसमें अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर इसमें हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है तो जिस स्पीड से चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम जिससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, फिर इसका सिंबल आई होता है, हम ये बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का हमारा डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बनता है? तो इसका फॉर्मूला हम डेफिनेशन से बनाते हैं। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का आपका डेफिनेशन क्या होता है? ये हमारा रेट है, जहां भी आपको रेट दिखे वहां टाइम टू डिनोमिनेटर में कर देंगे, जस्ट लाइक एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है। आपका स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड बन जाता है। उसी तरह रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जहां भी रेट आएगा वहां टाइम को नीचे कर देंगे। ठीक है, अब ये किसका रेट था? ये किसका रेट ऑफ फ्लो था? ये रेट ऑफ फ्लो चार्ज का था, तो चार्ज को हम ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी आल्सो डिफाइंड चार्ज अपॉन टाइम और इट कैन बी सेड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज का जो सिंबल आपका होता है वो होता है Q और टाइम का सिंबल होता है T। तो यहां से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, तो ये होता है Q/T होता है, जहां Q क्या होता है? चार्ज होता है। लेकिन अभी हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि Q की वैल्यू किसके इक्वल होती है? Ne की इक्वल होती है। जो टोटल चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन और मल्टीप्लाई बाय T। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? अभी हमने प्रूव किया कि I की वैल्यू Q/T होती है, लेकिन Q की वैल्यू क्या होती है? Ne होती है। ठीक है, और टाइम को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट का आपको दो फॉर्मूला मिलता है। पहला फॉर्मूला मिला Q/T और सेकंड फॉर्मूला मिला I = Ne/T। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q की जगह आपने लिख दिया Ne, और ये इलेक्ट्रिक करंट का आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके यूनिट के बारे में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब हम इसके अगर यूनिट के बारे में देखें तो हमने पढ़ा है कि I हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q/T होता है। चार्ज का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? ये कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमें एक ऐसा यूनिट मिल गया, वो क्या मिल गया? कूलम पर सेकंड मिल गया। तो ये हमारा होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका नाउ स्टूडेंट, तो ये हमारा ऐसा यूनिट क्या मिल गया? एम्पियर मिल गया। ठीक है, और एम्पियर क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है। एम्पियर को हम जिससे डिनोट करते हैं उसको हम एम्पियर को A से डिनोट करते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बोर्ड में पूछता है, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या होता है? ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, जिसको हम लोग याद करते हैं। इसको आप अगर एक बार समझ में आता है कि 1 एम्पियर का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप किसी भी 1 वोल्ट या 1 कूलम किसी का फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे देखिएगा, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या होता है? आपको पता है कि जो एम्पियर की वैल्यू होती है वो कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर। अगर हमें 1 एम्पियर करना है तो हमें 1 यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हमने 1 किया है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम, और इसको हम अपन 1 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पे 1 है तो इसका मतलब क्या? 1/1 भी लिख सकते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? ये 1 कूलम और 1 सेकंड के बराबर होगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through conductor in 1 second, जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। सपोज वी आर सेइंग दैट कि इस पूरे वायर में से हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इस वायर में
जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में अगर पास कर जाएगा तो हमारा करंट कितना होगा 1 एम्पीयर। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए कन्वेंशनल क्वांटिटी। ये कन्वेंशनल क्वांटिटी है, तो कभी इसमें प्रूफ नहीं किया है। ये क्या है कि ये हमेशा आपका एक चीज हमने थ्योरेटिकली मान लिया है। तो अब ध्यान से देखिए वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। इसको कभी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन, यहां पे सिंपल सा वर्ड ध्यान रखिएगा, ऑलवेज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, करंट का जो आपका डायरेक्शन क्या होगा, वो नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट टू द, ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो। किसके फ्लो के अपोजिट होगा, तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगा। सपोज कीजिए कि एक आपका एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जब इस कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इसे मैं ए मान लूं, इसे मैं बी मान लूं, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका ए से बी है, ए से बी है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका ए से बी की ओर मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अपोजिट फ्लो करता है, तो करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी से ए हो जाएगा, मतलब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव आयन। या फिर इसको कभी-कभी ये भी बोल देते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन। लेकिन पॉजिटिव आयन कभी भी मेटल में नहीं फ्लो करता है, इसीलिए हम मेटल में क्या बोलते हैं, अपोजिट टू द फ्लो। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट में कहता है इफ 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो कर रहा है ए से बी की ओर, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उस केस में आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करना और करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान से देखिए, जो करंट है आपसे डायरेक्शन पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है वो कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ए से बी की ओर, तो पहला डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा, तो आई का डायरेक्शन क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन है, वो ए से बी फ्लो कर रहा है, तो करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट हमारा फ्लो करेगा इसके अपोजिट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन ए से बी, तो करंट हमारा क्या होगा, बी से ए फ्लो करेगा। तो जो करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी टू ए। ये कहां से कहां फ्लो कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आपको पता है जो आई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे Q तो दिया ही नहीं, चार्ज तो दिया नहीं, गिवन क्या है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो हमें Q का एक और फॉर्मूला पता है, वो होता है Ne/T होता है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, और यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा 1000, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 × 10 की पावर -19 और -19, और यहाँ पे नीचे से केवल T गिवन है। ओके, अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप T का जो वैल्यू है, यहाँ पे आप T का जो वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन ये छूट गया, T का वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए 1.6 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ पे जो T का वैल्यू हो जाएगा 1.6 सेकंड। ये हमारा न्यूमेरिकल में ये पार्ट मिसिंग था, इसको मैंने एज्यूम कर दिया। तो अब आपका क्या हो गया कि ये 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कूलम्ब था है, तो कूलम्ब पर सेकंड क्या होता है, एम्पीयर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 × 10 की पावर -19 हो जाएगा 10 की पावर -16 हो जाएगा। तो जो करंट का वैल्यू हो जाएगा, जो आई का जो वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -16 एम्पीयर, कहां से फ्लो कर रहा होगा, ये फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम बी टू ए। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि ये 4 वायर एक जगह मिल रहा है, तो कहीं भी जब 2 से ज्यादा लाइन मिलता है तो जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस जंक्शन इस पॉइंट P जंक्शन पे I एम्पीयर करंट P की ओर आ रहा है, 7 एम्पीयर करंट P की ओर आ रहा है, 6 एम्पीयर करंट P की ओर आ रहा है, और I करंट क्या हो रहा है, P से बाहर की ओर जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I, तो I का वैल्यू क्या होगा। अब करंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे
नेट इनकमिंग करंट, जितना करंट आ रहा होगा, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। नेट आउटगोइंग करंट, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा होता है वो उतने ही करंट बाहर जाने के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जहाँ एनी जंक्शन, ठीक है, नेट इनकमिंग करंट इक्वल नेट आउटगोइंग करंट, इसमें कितने करंट आ रहे हैं? 1 एम्पीयर करंट आ रहा है, 7 एम्पीयर करंट भी आ रहा है, 6 एम्पीयर करंट, ये तीनों करंट आ रहा है। तो जो तीन डायरेक्शन से करंट आ रहा है वो जो एक डायरेक्शन से करंट बाहर जा रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकमिंग करंट 1 एम्पीयर प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 एम्पीयर और प्लस ये हमारा हो जाएगा 6 एम्पीयर, और ये किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। आउटगोइंग करंट केवल एक ही जंक्शन है तो सारे करंट हमारे एक ही जंक्शन से निकलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I एम्पीयर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? नेट आउटगोइंग करंट I। तो 7 से 13 14, तो ये क्या हो जाएगा? 14 एम्पीयर जो हो जाएगा, ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी? हमारा I की वैल्यू आ जाएगी। तो बोल सकते हैं I की वैल्यू कितना? 14 एम्पीयर है। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट किसी जंक्शन पे होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। नाउ स्टूडेंट, तो इनकमिंग करंट किसके इक्वल है? आउटगोइंग करंट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट एनी जंक्शन नेट करंट, जो नेट करंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अब नेट करंट और करंट में अंतर है। नेट करंट 0 का मतलब क्या है? द सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड द सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट निकल जा रहा है, तो नेट करंट 0 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जंक्शन पे कोई करंट होता है, तो हाँ, जंक्शन पे करंट आपका होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट 0 है और अगर यहाँ पे फिंगर रखें तो क्या हमारे हाथ में करंट लगेगा? तो इसका आंसर होता है यस, यहाँ पे करंट लगेगा। तो फिर क्वेश्चन ये आता है क्यों? जब नेट इनकमिंग करंट ही 0 है तो यहाँ फिंगर रखने पे करंट क्यों लगता है? तो हम बोलेंगे कि जैसे ही यहाँ हम फिंगर रखते हैं तो इनकमिंग करंट तो आपका उतना ही हो जाएगा, 14 एम्पीयर हो जाएगा, लेकिन आउटगोइंग करंट के लिए 2 पाथ मिल जाएगा। हमारा हैंड एज ए कंडक्टर एक्ट करता है, तो आउटगोइंग करंट के 2 पाथ मिल जाएगा। पहला पाथ आपको ये मिल जाएगा और दूसरा पाथ हमारा फिंगर मिल जाएगा। तो ये 14 एम्पीयर का करंट होगा वो इस ब्रांच में और हमारे फिंगर में, दोनों में हमारा डिवाइड होकर जाएगा। इसीलिए जैसे हम किसी पॉइंट पे फिंगर रखते हैं तो हमारा हैंड भी एज अ पाथ एक्ट करता है फॉर आउटगोइंग करंट, और कुछ करंट या इलेक्ट्रॉन हमारे हैंड से भी फ्लो करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि व्हिच क्वांटिटी इज करंट। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? तो अब हमने यहां से क्या देखा? करंट का हमारा डायरेक्शन भी है। सपोज कीजिए कि हमारा करंट है I, क्या इसका मैग्नीट्यूड होता है? तो करंट के पास हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। कैसे? जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? Q/T होता है। अब हम देखते हैं क्या करंट के पास डायरेक्शन होता है? तो हाँ, करंट के पास हमारा डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करता है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। करंट हमारे कैसे फ्लो करता है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, या फिर तो इसका हमारा डायरेक्शन भी होता है और कैसे फ्लो करता है? अलोंग द वायर। अब इस वर्ड का क्या मतलब है कि अगर हमारा करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड फ्लो कर रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट हमारा वायर के अलोंग फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन भी ये होगा, जिनका करंट उठ के यहां से ऐसे नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि यहां पे वायर नहीं है। करंट हमेशा फ्लो करता है अलोंग द वायर एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे हमने क्या देखा? करंट का मैग्नीट्यूड भी है खुद का, करंट का खुद का डायरेक्शन भी है। इसके बावजूद भी करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके बावजूद भी करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि क्या है? क्योंकि करंट हमारा वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ में पढ़ेंगे क्लास 11th में। करंट हमारा कभी वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी क्वांटिटी, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोई भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ उस वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन जो हम इसे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? करंट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन,
नेगेटिव डायरेक्शन होने के बावजूद भी बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। नाउ स्टूडेंट सपोज कि एक वायर है जो अनयूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले जो वायर था ये ए से बी था, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे जो करंट है IA, जो करंट ए से अंदर एंटर कर रहा है, ये 5 एम्पीयर। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो IB है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IB की वैल्यू कितनी होगी, एंट्री करंट कितना है, IA है, और आपको ये गिवन है कि करंट का वायर जो है यूनिफॉर्म नहीं है। तो वायर पहले मोटा है और फिर वायर की थिकनेस घटती जा रही है और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होते जा रहा है। तो आपको अब पूछा गया कि IA का वैल्यू अगर 5 है तो IB की वैल्यू कितनी होगी इन नॉन यूनिफॉर्म वायर। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये आपका 5 एम्पीयर होगी, इक्वल टू 5 एम्पीयर होगी, या फिर लेस देन 5 एम्पीयर होगी, या फिर ग्रेटर देन 5 एम्पीयर होगी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि और इन एनी वायर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर में चाहे उसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट और कुछ भी हो, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। द इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट किसी भी आपको वायर में। तो इनकमिंग करंट कितना है, 5 एम्पीयर है, तो आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर हो जाएगा। इसमें आपको कभी कुछ सोचना नहीं है कि भले ही इसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा हो या भले ही इसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहा हो। अगर यहाँ अब देखिए यहाँ से क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे IB की वैल्यू 5 एम्पीयर आई, तो IC इस पॉइंट C से करंट कितना बाहर निकलेगा, तो C से भी 5 एम्पीयर है। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, चाहे क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो करंट क्या है, एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उतना ही तो आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि करंट does not depend upon area of cross section of conductor। करंट किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे हो जाएगा नेट इनकमिंग करंट should be equal to या must be equal to net outgoing current। Now student, अब हमारा ये भी एक प्रॉपर्टी, करंट क्यों फ्लो करता है। तो हमने देखा कि करंट आपका चार्ज जब भी फ्लो करता था तो करंट फ्लो करता था। अब कौन सा चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है, तो हमने कहा कि चार्ज चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके द्वारा क्या होगा, हमेशा करंट फ्लो करेगा। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर में मेटल में इलेक्ट्रॉन किस चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो अब एक बात का ध्यान रखेंगे, मेटल में जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं कर सकता है और सारे इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर पाते हैं। मेटल में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिनको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो जो मेटल में जो करंट फ्लो होता है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है ये आपको आगे क्लास में पढ़ना है, बस अब इतना आपको ध्यान रखना है कि वह इलेक्ट्रॉन जो अपने रिस्पेक्टिव मेटल को छोड़ के पूरे वायर के सरफेस पे मूव कर रहे हो तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी को एक और टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। अब इलेक्ट्रोलाइट में जो कि आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में किस वजह से फ्लो करता है, ये कैटायन और एनायन की वजह से फ्लो करता है। ओके, इसी तरह गैसेस में पूछे तो गैस में आपका इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से, या फिर आपका पॉजिटिव आयन की वजह से फ्लो करता है। ओके, और इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर जैसे 14th ग्रुप एलिमेंट, तो सेमीकंडक्टर में किस वजह से फ्लो करता है, तो ये आपका होता है होल्स की वजह से फ्लो करता है, जिसको हम पॉजिटिव सीट बोलते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाउ स्टूडेंट, हम कंपैरिजन करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आप चार्ज बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज सब कुछ बोल सकते हो। कंडक्टर में तो आपका किस वजह से फ्लो करता है, मेटल कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव कर सकते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है, नेग्लिजिबल और नो फ्री इलेक्ट्रॉन,
और इंसुलेटर में क्या होता है कि नेग्लिजिबल होता है या कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके, तो अब जब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो या बहुत सारे फ्री मूविंग चार्ज होंगे, इसमें करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि करंट क्या किस पे डिपेंड करता है, मूविंग चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसमें जो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी कंडक्टर में। अब इंसुलेटर में क्या है, जब इसमें कोई चार्ज ही नहीं है जो मूव कर सके, और जब कोई चार्ज आपका मूव करने के लायक नहीं होता है तो क्या होता है, जब आपका चार्ज नॉन मोशन में होता है या अनमूविंग होता है तो उस केस में आपका जो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टूडेंट, अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक टर्म समझेंगे, वो टर्म है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब प्लस, और चार्ज को का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो +1 कूलाम के हम चार्ज को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसके बाद समझते हैं व्हाट इज अ पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, इसको सिंपल हम इस बात में समझते हैं, पॉइंट ए से इनफाइनाइट दूरी पर एक आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ए से इनफाइनाइट दूरी पे आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो जब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर ले आते हैं, और इनफाइनाइट से ए पर ले आने के दौरान जो हमने वर्क डन किया, ये वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, यही वर्क डन हमारा कहलाता है पोटेंशियल ऑफ अ डेड पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ अ डेड पॉइंट क्या होगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point is called potential of that point, or we can say is potential of point A. ओके, तो पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोटेड बाय V एंड इट्स यूनिट इज, इसका जो SI यूनिट क्या होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और इसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल हमारा क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V का, क्योंकि इसको डिनोट करते थे V का, तो पोटेंशियल ये हमारा होता है वर्क डन, और हमारा यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ एक सिंगल चार्ज के लिए सपोज कि हमने 10 चार्ज लाया, ठीक है, 10 चार्ज को लाने में अगर 100 जूल हमें वर्क लगा, तो एक चार्ज को लाने में हमारा कितना वर्क डन होगा, तो हम 100 जूल को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 जूल को 10 चार्ज को लाने में 100 जूल हमने वर्क किया होगा, तो एक चार्ज को लाने में हम कितना वर्क करेंगे, एक चार्ज को लाने में 10 जूल वर्क करेंगे, तभी 10 × 10 अपना 100 हो जाएगा। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, अब हमारा क्या होता है कि जब हम इस वर्क डन अपॉन चार्ज को जब हम करते हैं डिवाइड, जब अब वर्क डन तो हमारा W हो जाएगा, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, तो यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता है V = W/Q। ओके, ये हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट ए के लिए निकालना है तो इंफिनिटी से पॉइंट ए पे हम लाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है, इसका अगर हम यूनिट निकालते, यूनिट क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। जो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। तो पहला यूनिट पोटेंशियल का मिल गया जो कि हमारा क्या हो गया, जूल अपॉन कूलाम हो गया। तो जो पहला यूनिट मिल गया जूल अपॉन कूलाम, यही जूल अपॉन कूलाम को क्या कहते हैं, इसे जूल अपॉन कूलाम को कहते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो हमें सेकंड यूनिट मिल गया, वो क्या हो गया, वोल्ट। तो पोटेंशियल के दो यूनिट आ गए, जूल अपॉन कूलाम अपॉन वोल्ट। वोल्ट क्या है, द रेशियो ऑफ जूल एंड कूलाम इज कॉल्ड वोल्ट। अब एक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है। अब 1 वोल्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम सपोज बोले कि किसी भी पॉइंट ए है, इसका जो पोटेंशियल है, जो VA है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ये हमारा 1 वोल्ट है। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, ये 1 वोल्ट हम कैसे निकालेंगे। यहाँ हमने देखा है कि जो वोल्ट होता है ये जूल अपॉन कूलाम होता है। अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, 1 वोल्ट फाइंड करना है, तो अगर हमारा यूनिट सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने कर दिया 1, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट में हमने क्या देखा कि when the work done is 1 joule and charge is 1 coulomb, तो इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि the amount of work done, the potential of a point is called 1 volt। इसको हम क्या बोल सकते हैं, potential of a point is
called 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from infinity to point A। मैंने कहा कि पॉइंट A का पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब आपका ये होता है, सपोज कीजिए कि ये दूरी इनफाइनाइट पे यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हम इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लाएंगे और इसके दौरान अगर हमारा जो वर्क डन हमारा 1 जूल हुआ होगा और हमारा चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point A, then the potential of that point is called 1 volt। ओके, तो ये हमारा 1 वोल्ट का डेफिनेशन। नाउ शब्द वोल्ट का हमारा होगा जो पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट A है और जो इसका पोटेंशियल है VA है। अब एक पॉइंट B है, इसका पोटेंशियल है VB है। अब मैं बोलूं कि क्या इन दोनों के बीच का करंट फ्लो कर सकता है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे करंट का फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है? अब आपने देखा जो वाटर होता है वो आपका हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है। वाटर कब फ्लो करता है? जब लेवल का डिफरेंस होता है। वाटर हाई हाइट से लो हाइट में फ्लो करता है। इसी तरह आपने एनर्जी देखा होगा, जो हीट होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है? जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। सेम पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं करता। पोटेंशियल क्या है देखा है, तो जब दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी इन दोनों के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पाएगा। तो इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल में हमने देखा था कि VA का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से पॉइंट A के किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A कहलाएगा। इन द सिमिलर वे इन्फिनिटी से पॉइंट B के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाया? VB कहलाया, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B कहलाया। और अगर दोनों केस में हमारा वर्क डन सेम होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB के बराबर हो जाएगी। और अगर उस केस में हमारा दोनों में वर्क डन अलग अलग होगा तो जो VA क्या होगा उस केस में VB के बराबर नहीं होगा। अगर हमारा VA VB के बराबर है तो उस केस में हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्लो नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेगा तो हमारा चार्ज की वैल्यू या हमारा करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये दोनों अनइक्वल है तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा? I का वैल्यू हमारा कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी I का वैल्यू आएगा, या I का वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। ओके, अब देखिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है। एक तो हमने इसका वर्क डन से डेफिनेशन समझा, अब हम डायरेक्टली इसका डेफिनेशन समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम्ब का। जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट A से पॉइंट B तक पर भेजते हैं, जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट A से पॉइंट B पे भेजेंगे, चार्ज ऑटोमेटिक जाएगा नहीं, चार्ज को भेजने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब भी हम +1 कूलम्ब को पॉइंट A से पॉइंट B पे भेजते हैं तो उस दौरान A से B के दौरान जाने में हमने जितना भी वर्क डन किया, A से B के चार्ज को भेजने में हमने जितना भी वर्क डन किया वही वर्क डन क्या कहला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो स्टूडेंट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन in bringing unit positive charge from one point to another point is called potential difference between the both point। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक चार्ज को क्या किया, पॉइंट A से पॉइंट B तक भेजा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। और पोटेंशियल का जो यूनिट वोल्ट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट हमारा वोल्ट हो जाएगा। हम चार्ज को कहां से कहां तक भेज रहे हैं? चार्ज को हम A से B पर भेज रहे हैं, तो जहां हम चार्ज को भेज रहे हैं वो हमारा टर्म पहले हो जाएगा, और जहां से हम चार्ज को भेज रहे हैं वो हमारा टर्म बाद में हो जाएगा। ओके, तो अगर चार्ज को आप A से B पर भेज रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो डिफरेंस का फॉर्मूला वही हो जाएगा। ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है। पोटेंशियल का मतलब किसी पॉइंट का पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर निकालना। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन कहां से कहां तक? हमने कितना काम किया? चार्ज को A से B को A पे B से भेज देते, और ये हमारा टोटल हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा।
तो ये स्टूडेंट ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसे आप बुक में चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल। नाउ स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड सी, पॉइंट बी बी सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है, ये दो पॉइंट है। VBC का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB और इस पॉइंट का पोटेंशियल है C। जो पॉइंट आपको अगर BC लिखा हुआ है तो मतलब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां भेज रहे हैं? C से B पर भेज रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां भेज रहे हैं? C से आप B पे भेज रहे हैं। तो जब C से B पे जो आप भेज रहे हैं तो जो आपको वर्क डन किया आपने क्या, C से B पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भेजने के लिए वो आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड C। इसी तरह मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन I एंड U, मेरे और आपके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो मैं इसे सिंपल बोलूंगा कि वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं अपने से जब आप पर भेजूंगा तो जो वर्क डन होगा अपने से आप पे भेजने के दौरान वो हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा मेरे और आपके बीच में। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर। नाउ स्टूडेंट तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि पॉइंट जो B है, पॉइंट B का जो पोटेंशियल है 30 वोल्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो VB की वैल्यू क्या है? 30 वोल्ट है। अब यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज है प्लस 2 कूलाम चार्ज है, इसको पॉइंट B से पॉइंट A पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है? जब B से A पर चार्ज आ रहा है तो हम लिख देंगे VAB, क्योंकि चार्ज जहां आ रहा होता है उसको पहले लिखते हैं, जहां से भेज रहे हो उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि चार्ज को 2 कूलाम चार्ज को B से A पे हम भेजेंगे तो हमारा वर्क डन कितना होगा? ओके, तो चार्ज को जब हम B से A पे भेज रहे हैं तो हमें ये निकालना है, ये हमें ये हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद आप एक चीज और देखिए कि जो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज का जो वैल्यू गिवन है, Q का वैल्यू गिवन है, ये है +2 कूलम गिवन है। ओके, अब आपसे पूछा है वर्क डन, पूछा है वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन कहां से? B से A पर भेजने में, वर्क डन आपका B से लेके A पर भेजने में कितना होगा? और इसमें पहले सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द VAB का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा सिंपल हो जाएगा, VA माइनस हमारा क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा VA माइनस VB। अब हम जब इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा VA की वैल्यू हो जाएगी 50। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? जो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा -30, ठीक है। VAB को कितना लिखते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस डिफरेंस हो जाए, तो ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 20 कूलम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दोनों पॉइंट प्लस 20 कूलम, तो जो VAB हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अपॉन द टोटल चार्ज। तो अब यहाँ पे VAB का जो मैंने वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा 20 कूलम है V, और जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन हमें फाइंड करना है, और इसका वैल्यू दे रखा है 2 + 2 कूलम। तो इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा VB से A में जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 40 हो जाएगा +40 कूलम हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या, यहाँ से हमने ये लिखा कि जब भी हम 2 कूलम ऑफ चार्ज को अगर हम A से B पर भेज रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हमें टोटल जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा वर्क डन हो जाएगा 40 कूलम। नाउ स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है ये कि आपको पॉइंट B का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, और गिवन क्या है? पॉइंट A का पोटेंशियल आपका 30 वोल्ट है, और जब A से B पे 2 कूलम चार्ज सेंड कर रहे हैं, जब हम A से B पे 2 कूलम चार्ज सेंड कर रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हमारा वर्क डन कितना हो रहा है? 20 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो चार्ज कहां से भेज रहे हैं? A से हम चार्ज को B पे भेज रहे हैं, तो चार्ज पहले B पर भेज रहे हैं, कहां से भेज रहे हैं? A पे। जहां चार्ज हम भेजते हैं वहां पहले B होगा, जहां से भेज रहे हैं वहां A होगा, ठीक है। अब वर्क डन कितना हो जाएगा? WAB, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, ये वर्क डन हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन की जो हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 जूल दे रखी है, और हमारा यहाँ पर चार्ज कितना है? +2 कूलम है। ओके, अब VBA को हम क्या लिख सकते हैं? ये इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अब हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए तो जो VB हो जाएगा ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 10 प्लस VA हो जाएगा। VA का वैल्यू कितना है? VA का वैल्यू आपको दिया है 30 वोल्ट है, ये भी वोल्ट होगा, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा? VB हमारा आ जाएगा 40 वोल्ट।
तो इसका मतलब ये है कि 30 वोल्ट से 40 वोल्ट तक जब हम 2 कूलम चार्ज को भेज रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इस ये मैंने बोला चार्ज 2 कूलम एक 2 कूलम का चार्ज है तो चार्ज का वैल्यू जब कोई साइन में लगाओ तो चार्ज का प्लस मान लीजिए। और 2 कूलम ऑफ चार्ज इज टेकन फ्रॉम चार्ज को कहां से इंफिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब इंफिनिटी से चार्ज को ला रहा है। अब यहां पे पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आ गया। चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी हम पॉइंट पे ला रहे हैं, सपोज कीजिए कि चार्ज को कहां से ला रहे हैं, टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। सपोज कीजिए वो पॉइंट हमारा ए है, इस चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं बाय 30 जूल ऑफ वर्क डन। तो लाने वाला कितना जो वर्क डन दिया, जो वर्क डन हमें हुआ इंफिनिटी से पॉइंट ए पे चार्ज, इंफिनिटी से ए पे चार्ज लाने वाला जो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हमारा हो गया 30 जूल। ओके, अब क्वेश्चन में आगे का क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है VA का, आपको इस पॉइंट का क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, जो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल आपका क्या होता है, ये हमारा 0 होता है। ठीक है, इस बात को बताएं, इंफिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ये हमारा 0 वोल्ट होता है। ओके, अब हमें चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से हम पॉइंट ए पे ला रहे हैं। चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं VA इंफिनिटी। अब जो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से A, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा हो गया Q हो गया VA इंफिनिटी। मतलब अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, अब वर्क डन हमारा 30 जूल गिवन है। अब यहाँ पे जो हमारा चार्ज क्या है, चार्ज हमारा +2 कूलम गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो V इंफिनिटी की वैल्यू हमने देखा 0 होता है, तो VA माइनस हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 15 जूल पर कूलम। 15 जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो VA का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। इसमें नाउ स्टूडेंट ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, चार्ज 5 कूलम, यहाँ चार्ज का वैल्यू गिवन है और चार्ज 5 कूलम इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी। चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं, चार्ज को हम इंफिनिटी से टू अ पॉइंट, इंफिनिटी से पॉइंट ए पे हम ला रहे हैं एक चार्ज को। कितने चार्ज को, 5 कूलम ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से हम एक पॉइंट पे ला रहे हैं। ये पॉइंट इंफिनिटी हो गया, पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 10 वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V का वैल्यू जो गिवन है ये 10 वोल्ट गिवन है। ओके, फाइंड द वर्क डन। तो आपको यहां से चार्ज इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाने पे जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, वर्क डन कितना होगा आपका इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाने में इस चार्ज का वर्क डन कितना होगा। सिंपल सा है, इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व। यहां पर क्या हो जाएगा कि जो पोटेंशियल हो जाएगा, चार्ज कहां से ला रहे हैं, चार्ज को हम ए पे ले जा रहे हैं, कहां से, इंफिनिटी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा, ये हमारा वर्क होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ओके, अब VA, अब हमारे इससे वैसे लिख सकते हैं VA माइनस V इंफिनिटी। V इंफिनिटी की वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है। अब जो वर्क डन हम हमारा कितना हुआ, ये हमारा पूछा ही हुआ है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, ये हमारा पूछा। और चार्ज का वैल्यू हमको कितना गिवन है, चार्ज का वैल्यू गिवन है +5 कूलम। ओके, V इंफिनिटी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, जो पोटेंशियल इसका 10 वोल्ट गिवन, ये पोटेंशियल दैट पॉइंट इज 10 वोल्ट, जो VA का वैल्यू 10 वोल्ट है। 10 माइनस 0 हमारा कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा। ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस A अपॉन में हमारे 5 कूलम। इस 5 कूलम को हम ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारी जो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 50। अब ये हमारा वर्क डन कितना हो गया, ये हमारा होगा 50 हो गया, और वर्क डन का मतलब होता है जूल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन हमारा आ गया 50 जूल। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई चार्ज 5 कूलम का है तो उसको इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लाने पे या ऐसे किसी भी पॉइंट पे लाने पे जिसका पोटेंशियल +10 वोल्ट है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमको 50 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है ऑफ चार्ज। एक आपको चार्ज गिवन है और -3 कूलम, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कितना गिवन है, -3 कूलम गिवन है। इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ए है, इस चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इस चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं। -3 कूलम के चार्ज को हम कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट ए पे ले जा रहे हैं, जिसका पोटेंशियल कितना, इसमें पोटेंशियल 10 वोल्ट गिवन है, तो ए का पोटेंशियल हमारा कितना गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है। ओके, अब फाइंड द वर्क डन। तो इसमें कहा गया कि वर्क डन आपको फाइंड करना है, कितना हमने वर्क किया होगा इंफिनिटी से पॉइंट ए पे चार्ज को ले जाने में।
इन्फिनिटी से पॉइंट ए में आपको चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया होगा। तो इसका सिंपल सा हम इसे डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज को कहां से ला रहे हैं, ए पे ले जा रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से। तो चार्ज को ए से इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू ए, इतना हमने वर्क किया और फॉर्म में चार्ज ए वी है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हमारा 0 ही होता है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन हमें फाइंड करना है इन्फिनिटी माइनस ए। अब ये हमारा जो चार्ज है, चार्ज कितना गिवन है, -3 कूलम चार्ज आपका गिवन है। तो ये V का वैल्यू है 10 माइनस 0 हमारा 10 ही हो जाएगा, इसको इस तरह लिखने में हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी टू ए। अब ये कितना हो जाएगा, जो वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी टू ए कितना हो जाएगा, ये -30 जूल हो जाएगा। तो हमें चार्ज को इन्फिनिटी से ए पे ले आने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा -10 जूल। अब यहाँ पे वर्क डन हमारा माइनस में आ गया है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब वर्क हमें 10 जूल हुआ है, लेकिन ये जो माइनस में वर्क करना है इसका मतलब क्या है, ये वर्क हमने नहीं किया है, ये वर्क अपने आप हुआ है। समझिए कैसे, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये कैसा है, निगेटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जब पॉजिटिव जब निगेटिव की ओर आएगा तो हमें अब खुद वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये चार्ज खुद हमारा क्या होगा, निगेटिव की ओर आने लगेगा। इसको समझिएगा। और अनलाइक चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव जब क्या अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज का मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज हमारा होगा ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज अपने आप आने लगेगा, मतलब हमने वर्क डन किया ही नहीं है, वर्क डन अपने आप होने लगेगा। तो इसीलिए ये वर्क डन अपने आप होता है, तो माइनस का साइन क्या दिखाता है, वर्क डन इज डन स्पॉन्टेनियसली, वर्क डन क्या खुद से हो रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट अब एक हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है और पॉइंट ए पे सभी पॉजिटिव चार्ज है और इसका पोटेंशियल क्या है, +50 वोल्ट। ये हमारा पॉइंट डी है और पॉइंट डी पे हमारा सभी नेगेटिव चार्ज है और बी का पोटेंशियल क्या है, -50 वोल्ट। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, +50 की -50 वोल्ट। कौन सा नंबर बड़ा होगा, +50 की -50। तो +50 हमारा बड़ा होता है, तो ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए का पोटेंशियल हो जाएगा हाई पोटेंशियल। ओके, अब बी हमारा -50 वोल्ट है, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल। जो नंबर बड़ा होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, जो नंबर छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। अब हम देखते हैं, अब यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, एक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखा या एक ऐसे चार्ज को हमने रखा जो नेगेटिव चार्ज है, -5 कूलम का हमने यहाँ पे चार्ज रखा। अब ये चार्ज कितने का, -5 कूलम का, तो ये माइनस चार्ज और यहाँ पे Vb क्या है, Vb माइनस चार्ज है, तो ये सेम चार्ज हो गया, लाइक चार्ज हो गया। तो लाइक चार्ज क्या करता है, रिपल ईच अदर करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज अपने पास वाले इस नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा, मतलब अपने से दूर भेजेगा। अब ए की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज हो गया, तो प्लस माइनस चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये ए +5 कूलम को अपनी ओर खींचेगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पे दो फोर्स किस ओर लग रहा है, दोनों फोर्स बी से ए की ओर लग रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज जब भी किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज इसका फ्लो कहां से हो रहा है, बी से ए की ओर इसका फ्लो हो रहा है। जब बी से ए की ओर फ्लो कर रहा है, बी हमारा क्या है, लो पोटेंशियल है और ए हमारा क्या है, हाई पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज जो हमारा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल, सॉरी नेगेटिव चार्ज हमारा बी लो पोटेंशियल में, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब अगर नेगेटिव चार्ज अगर हमारा बी से ए मूव कर रहा है, तो करंट इसके अपोजिट मूव करता है, तो करंट कैसे मूव करेगा, करंट मूव करेगा ए से बी। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आई, इसका डायरेक्शन होगा ए से बी, रिवर्स हो जाएगा इसका जस्ट। ए आपका हाई पोटेंशियल, तो करंट मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, अगर हम यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते, ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रख देते +5 कूलम का, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव ये दोनों लाइक चार्ज होते हैं और ये इसको रिपेल करता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या होता है, इसको अट्रैक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दोनों फोर्स ए से बी की ओर लग रहा होता, तो चार्ज कहाँ मूव करता है, ए से बी की ओर मूव करता है। तो जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा मूव करेगा वो हमारा मूव करेगा ए से बी की ओर। ओके, तो अब हमारा जो ए क्या है, ए का पोटेंशियल हमारा हाई है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।